और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से एक अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया और इसके उद्देश्य को सही ठहराया है, सही करार दिया है। अनुच्छेद 370 से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि ये संविधान के दायरे में लिया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता खो दी थी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 से स्पष्ट हो जाता है। संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 370 एक टेम्पररी, एक अस्थायी प्रावधान था और इसे 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाया गया था। इसका मकसद राज्य विधानसभा का गठन होने तक अंतरिम व्यवस्था प्रदान करना और राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए एक अस्थायी उद्देश्य एवं इंटरिम व्यवस्था यानी कि अंतरिम व्यवस्था करना भर था। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के 1957 में खत्म होने के बाद राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल कर अनुच्छेद 370 को हटा सकते हैं और राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 1 और 3 के तहत आदेश भी जारी करते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल करने की कोई वजह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा और जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिए जाने का केंद्र को निर्देश भी दिया है। साथ ही चुनाव आयोग से 30 सितंबर अगले साल 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने को भी कहा है। इसका मतलब कि अगले 9 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने होंगे। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 फैसले दिए हैं। इनमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे। और जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को, अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, हम आपको दिखाते हैं वो क्या उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाइयों और बहनों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। प्रगति का लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे जो कि अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, ये आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। तो बहुत ही अहम बातें X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, नए उम्मीद और नई आशाओं का फैसला है। और जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुशी का इजहार किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मैं अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया। तब से जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौटी है। कभी हिंसा से जूझ रही घाटी में तरक्की और विकास ने मानव जीवन को नया अर्थ दिया है। पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में समृद्धि ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासियों की आय को बढ़ाया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था।
और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 370 और 35A को हटाने के लिए किए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश के मुख्य धारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है और इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा हम आपको बताते हैं। उन्होंने भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा, एज JNK एंटर्स अ न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अंडर PM श्री नरेंद्र मोदी जी, द स्टेट इज एक्सपीरियंसिंग न्यू डायमेंशन ऑफ प्रोग्रेस, प्रेजेंटिंग अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ एंड ऑप्टिमिज्म। From women empowerment, opportunities for youth, welfare of Dalits to securing the constitutional and basic rights of the people, the Modi government is committed to the development of JNK in letter and spirit. Today's Supreme Court verdict is more than a legal judgment. It's a manifestation of our collective resolve in building a stronger, more united India. लबोलुबाब ये कि प्रधानमंत्री के इस दूरदर्शी सोच का नतीजा ये कि आज जम्मू और कश्मीर प्रगति की राह पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने भी इस पर खुशी का इजहार किया है। तो लगातार आज का दिन, और उन्होंने देखिए ये लिखा है कि आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की धारा 370 और 35A को समाप्त करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय और उस पूरी प्रक्रिया को सही ठहराया गया है। उच्चतम न्यायालय का ये ऐतिहासिक निर्णय हर भारतवासी को हर्षित करने वाला है। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल एक नया अध्याय लिखा है बल्कि भारत की एकता और अखंडता को नई मजबूती भी दी है। आज जम्मू और कश्मीर विकास के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र विकास एवं सुशासन की दृष्टि से सिरमौर साबित होगा। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आज दिन भर आपको मिलती रहेंगी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम मुहर लगा दी है कि ये सारा फैसला जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया वो संवैधानिक था, वो संविधान के दायरे में लिया गया था, ये कहीं से भी असंवैधानिक फैसला नहीं था। तमाम याचिकाएं इस फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। हमारे सहयोगी विकास सारथी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। विकास, इस फैसले को और आपकी नज़र में, आप इतने दिनों से इस पूरे मामले को देखते आ रहे हैं, उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, ऑर्गेनाइजर के प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन विकास, आप ही से पहला सवाल, इस फैसले को जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखा जाए? असीम, 2019 से पहले अगर आप यहाँ किसी भी सीनियर लॉयर से या किसी भी संविधान विशेषज्ञ से पूछते तो वो हमेशा ये कहते कि इसको हटाने में बहुत पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान इससे जुड़े हुए हैं, इस नहीं हट सकता है। लेकिन आज आप देखें कि जो ऑर्डिनेंस पहले लाया गया, फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, उसकी एक जुडिशियल स्क्रूटनी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने की है। और फैसले भले ही 3 हैं, लेकिन सब एक राय हैं कि जो भी कदम राष्ट्रपति ने उठाए या संसद ने जो कानून पारित किए उनमें कोई भी संवैधानिक त्रुटि नहीं है। कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा कि आर्टिकल 370 सबसे पहली बात एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, एक कोई स्थायी प्रावधान नहीं था। ये विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए उस वक्त की इसकी व्यवस्था की गई थी। और कोर्ट ने एक बात और भी कही कि जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि 2019 में जो निर्णय लिए गए या जो संविधान आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी किए गए, ये कोई अनोखी घटना नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि अगर आप देखें तो लगातार पिछले 70 साल में एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन
जम्मू कश्मीर का भारत के साथ चलता रहा है। समय समय पर इन्हीं अधिकारों के तहत तमाम आदेश जारी किए गए हैं और तो कोई नई घटना नहीं थी। ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास शुरू से हैं और उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 370 का जो सब क्लॉज 3 है उसका एक्सरसाइज करते हुए राष्ट्रपति ने जो निर्णय लिया है ये पूरी तरह कानून सम्मत है। ये किसी भी तरह से असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें कोई भी लीगल प्रोसीजर जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट नहीं करता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है 2019 के फैसले पर और कोर्ट ने हालांकि एक लोगों की जो राय है उसके मुताबिक ये कहा कि ये कोशिश की जानी चाहिए कि 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएँ। ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। असीम, जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, कोर्ट ने ज़रूर कहा, पहले भी कहा था कि स्टेटहुड कब मिलेगा। इस पर केंद्र सरकार का स्पष्ट जवाब था कि स्टेटहुड वो देना चाहते हैं, लेकिन हालात किस तरह के होंगे, जब हालात पूरी तरह अनुकूल होंगे तब स्टेटहुड दिया जाएगा। तारीख क्या है ये अभी कोई स्थिति, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम इस स्थिति में नहीं कि हम आपको तारीख बताएं, लेकिन इन प्रिंसिपल स्टेटहुड देने के लिए केंद्र खुद ही पहले से तैयार है। नहीं, इसका मतलब ये भी सरकार की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवा लिए जाए। इसका मतलब कि अगले 9 महीनों में, इसका मतलब ये निकाला जाए कि अगले 9 महीनों में हम वहाँ पे चुनाव होते हुए देख पाएंगे। विकास, बिल्कुल असीम, देखिए अभी जम्मू कश्मीर को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया उसमें स्पष्ट किया गया कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद असेंबली होगा, यानी पुडुचेरी की तरह व्यवस्था होगी। तो चुनावों से कोई बहुत दूर नहीं है। अगर आप संसद में लाए गए कानूनों पर भी ध्यान दें जो गृह मंत्री लेकर के आए, अभी हाल ही में लोकसभा में लेकर के आए थे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें रिजर्व की गई हैं। माइग्रेंट्स कश्मीरी जो हैं, विस्थापित कश्मीरी हैं, उनकी 2 सीट्स अलॉट की गई हैं उनको कि उनको गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था अपने आप में बताती है कि सरकार चुनाव कराने की तरफ बढ़ रही है और ये जो डेडलाइन है उससे पहले भी, कुछ वक्त पहले भी चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, बने हमारे साथ बने रहिए। विकास, हम रुक करेंगे अब प्रफुल्ल जी का। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो यही कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और बहुत सारी बातें क्लियर कर दी कि ये सारा फैसला संवैधानिक था, मेरा सवाल आपसे ये कि जिस दिन जम्मू कश्मीर के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया गया और इस बात को लेकर काफी चर्चाएं भी, क्या उसी दिन से हम ये ना माने कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था? जी बिल्कुल असीम, ऐसा है कि जैसे बाकी सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थी, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था वही जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने किया था। इसलिए बाकी राज्यों से जम्मू कश्मीर कभी भी अलग नहीं था। अंतर क्या था, जब भारत के संविधान की प्रक्रिया पूरी हुई तब उसका एक एडॉप्शन जो होता है उस संविधान का, वो उस रियासतों की भी असेंबलीज में होना था। क्योंकि उस समय पाकिस्तान का आक्रमण हो चुका था, कबीले के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी घुस गई थी, उसके कारण ये एक टेम्पररी प्रोविजन के रूप में वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया कि एक स्टेप बाय स्टेप भारत का संविधान वहां पे पूरी तरह से लागू हो। 1953 में वहां पे चुनाव हुए, 1952 में पहले बार वहां पे चुनाव की प्रक्रिया हुई और 57 में तो पूरी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया होने के बाद जब वो असेंबली वहां पे चुनकर आ गई तो भारत का संविधान वैसे ही लागू हो गया था। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन का एक ढकोसला खड़ा किया गया, उसके बाद 1953-54 में प्रजा परिषद जो आंदोलन हुआ जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी बलिदान हुआ जी। ये जो सारा कालखंड हुआ ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड का था। 35A एक ऐसा प्रोविजन जो संविधान में नहीं था ओरिजिनल, जो कभी भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ, उसको जोड़ा गया मूलभूत अधिकारों में 35A के तहत और सारी चीजों से जम्मू कश्मीर के असेंबली को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दिए गए। वो भी राष्ट्रपति का आदेश था। यदि वो राष्ट्रपति का आदेश हो सकता है तो 370 हटाने का राष्ट्रपति का आदेश क्यों नहीं हो सकता? लेकिन क्योंकि राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक नैरेटिव परोसा गया कि जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस है, एक सेक्युलर क्राउन है, क्योंकि एक समुदाय की मेजॉरिटी है,
ये सारा नैरेटिव गढ़ने के कारण मुझे लगता है शेख अब्दुल्ला के जो नैरेटिव था, अभी संसद में भी हमने चर्चा देखी, नेहरू जी अनफॉर्चुनेटली उस ट्रैप में आ गए। और अभी फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती अभी तक जिस नैरेटिव को कि ये स्पेशल स्टेटस था और हम लेकर रहेंगे, जरूरत पड़ती है तो और बाहर की मदद लेकर रहेंगे, इस पर अभी पूर्ण विराम लग गया है। अब मुझे लगता है जो लोग 5 अगस्त के बाद इस चर्चा को बढ़ावा दे रहे थे, उनको ये निरर्थक चर्चा रोक देनी चाहिए। प्रफुल्ल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लागू हो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Finally, the government gave me the permission. I went abroad, came back about 2 years later, and by the time I came back, I had been transferred over to another department. But she was so passionate about it that she kept trying getting back to tourism, which she did manage, but by that time she was already superannuating. So, since the first batch I myself read the accounts, I said, this is something that we have to pick up. So, this is an exercise which goes beyond simply the statistics of how many people we have engaged. Now to why this campaign of DLC and why these adalats? When we came in 2014, we realized that this was not only inconvenient, it was also inhuman to ask somebody to go to the doctor and to get testified that he was alive. So working in the hospital, I had learned that it's always imperative to get a death certificate. The patient's attendants are very keen. And वहीं से फोन आ जाता है बिहार से ही, if the patient expires, they say, भाई वापस आते वो जरूर ले आना, because the survivors are worried about the gratuity, the insurance, etc., which they won't get unless they get a death certificate. But to ask a living being to get a life certificate, and the life certificate had become such a dogmatic thing, each year you had to actually put it in. If you had the life certificate to 2023, you would get a pension for this. But if the record did not contain the life certificate 2022, your pension 2022 will get held up. And that happened. There was a case in Goa. The person got the pension for this year because he had put the certificate in his file, and the person dispersing there said, I can't take responsibility. I know you are alive, but my file is incomplete, so I will be inviting displeasure from the vigilance or whatever. So we thought let's make you, earlier we thought we could do away with it, but then some of the banking sector friends, they suggested to us that no, there are certain misappropriations also have been noticed. Then they brought in my notice, a case of an employee whose father had died, a young man whose father had died, and he was drawing family pension for as long as 6 years before it was detected, after the death of his father, because he got all the checkbook. तो अभी आप केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सुन रहे थे। बहुत ही अहम विषय पर वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो याचिकाएं दाखिल की गई थी अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस 370 अनुच्छेद के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में किस तरह के विकास की बयार बही है, हम आपको अब से कुछ देर के बाद, अभी कुछ ही क्षणों में हम आपको ग्राफिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, ये ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है कश्मीर। और अब आपको समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, स्वास्थ्य के लिए बीते 9 वर्षों में और खासकर 2019 के बाद से लगातार वहाँ पे धन आवंटित किए गए हैं। 58,477 करोड़ रुपए की लागत से 53 परियोजनाएं वहां पे कार्यान्वित की गई हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह से वहां पे सरकार की कोशिश है कि वहां पे विकास का कार्य हो सके। 890 जो सेंट्रल एक्ट्स हैं, जो केंद्रीय कानून हैं, वो वहां पे लागू किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक ये 370 वहां पे लागू थे, केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कानून वहां पे लागू नहीं हो सकता था जब तक कि वहां के विधानसभा न चाह ले। लेकिन अब जो भी कानून संसद से पारित होते हैं, ऑटोमेटिकली वो अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद से आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। कुछ ग्राफिक्स हम आप नहीं दिखा सकें, लेकिन मेरे पास इस पेपर में लिखे हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने आज इस बात को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आतंकी घटनाओं में बीते वर्षों में 45.2% की कमी आई है और घुसपैठ में 90% से भी ज़्यादा की कमी आई है। आप जानते हैं कि बीते वर्षों में लगातार इस तरह घटनाएं आती थी कि वहाँ पे घुसपैठ हो रहे हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब 370 के हटने के बाद से लगातार उसमें गिरावट आ रही है। पत्थरबाजी घटनाओं में 97.2% की कमी आई है। सुरक्षा बल जो हताहत होते थे उसमें 65.9% की कमी आई है। और एक बंद का जो आह्वान किया गया था कि आइए हम घाटी को बंद करते हैं, उस बंद की घटनाओं में भी पहले 2018 में 52 कॉल्स किए जाते थे अलगाववादी संगठनों की तरफ से। आज की तारीख में ये घटनाएं अब 0 हो गई हैं। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं ये अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से लगभग 30,000 युवाओं को वहाँ पे जॉब्स मिले हैं, नई नौकरियाँ मिली हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने 29,295 न्यू पोस्ट जो थी, रिक्तियाँ, उसको भरने का काम किया इन सालों में। निवेश की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए और कारोबार की बात की जाए, लगातार जम्मू कश्मीर में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहाँ पे लोग आ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। होटल इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ती जा रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब बाहरी लोग भी जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं। ये भी 370 हटने के बाद से इसका भी रास्ता खुल गया है। 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में 188 निवेशकों ने, बड़े निवेशकों ने ज़मीन ली है वहाँ पे। आप समझ सकते हैं कि पहले की स्थितियाँ अब की स्थितियाँ में कितना बड़ा बदलाव आया है। मार्च में जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक पहला प्रोजेक्ट भी वहाँ पे आ चुका है और ये प्रोजेक्ट जो है वो 500 करोड़ रुपए का है। तो आप समझ सकते हैं कि इस 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के बाद से, जो कि बिल्कुल शुरुआती है, इसके बाद से वहाँ पे किस तरह के जो विकास की बयार है वो बहा करेगी। जम्मू कश्मीर की 58,477 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और इन परियोजनाओं में तमाम सेक्टर्स के जो विकास के काम है वो शामिल हैं। श्रद्धालुओं की बात की जाए तो अमरनाथ श्रद्धालुओं की संख्या में भी रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। हम आपको लगातार न्यूज़ के जरिए बताते भी रहे हैं। साल 2021 की बात की जाए, 22 की बात की जाए और 23, इस साल बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर गए हैं। लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग पहुँचे हैं। अब स्कूलों में ताला नहीं लगता है और भड़काऊ नारे भी नहीं लगते हैं जैसा कि बीते वर्षों में हुआ करता था। पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए, टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए, विकास के तो यहाँ पंख ही लग गए हैं। लाखों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं और साल 2022 में, बीते वर्ष में 1.88 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठाया है। तो लगभग 2 करोड़ लोगों ने वहाँ पे गए और वहाँ पे खूबसूरती का लाभ उठाया। हमारे साथ ख़ास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, मेरा सवाल सर ये कि अब जबकि हमने ग्राफिक्स के ज़रिए बताया कि बीते वर्षों में 4-4.5 साल के वर्षों में पत्थरबाजी घटनाओं में, घुसपैठ की घटनाओं में, आतंकी घटनाओं में लगातार कमी आई है। जो हमारे सुरक्षा बल थे वो हताहत कम हुए हैं और इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। युवाओं को नौकरी मिल रही है, जो नए रोज़गार के अवसर है वो लोगों को मिल रहे हैं। ये और लोग वहाँ खुश भी हैं। हमने एक नई सीरीज़ भी चलाई थी, बदलाव के बयार जम्मू कश्मीर में। ये बात स्पष्ट हो रहा है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से वाकई जम्मू कश्मीर में एक नई विकास की बयार, शांति के बयार बह चली है। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल असीम, देखिए सबसे बड़ा जो 370 और 35A के कारण जो रोड़ा था, भारत का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं था, इसलिए भारत के सरकार के द्वारा आने वाली योजनाओं का भी वहां पे कार्यान्वयन नहीं होता था। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, CAG का रिपोर्ट नहीं आता था। ऐसे में बहुत सारे पैसे तो अलॉट होते थे, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हो रहा है इसका किसी को पता नहीं चलता था। अब देखिए आप, वहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव हुए, नीचे तक पैसा जाने लगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण लागू हुआ। लोगों के प्रतिनिधित्व में एक नया नेतृत्व सामने आने लगा। जब ये विकास की धारा जब निचले पायदान तक, बिल्कुल पंचायत लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचने लगती है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को उस पूरे सुशासन की प्रक्रिया में सहभागिता का अनुभव होता है। तो लोग स्वाभाविक रूप से इस विघटनकारी और विभाजनवादी ताकतों के पीछे खड़े नहीं रहते।
उनको 70 साल से 75 साल से दुर्भाग्य से इसी तरह का नैरेटिव परोसा गया था। मुझे लगता है लोगों की मानसिकता भी बदली है, क्योंकि बिजली पहुंची है, रोड की कनेक्टिविटी सुधरी है, वहां से जो हाईवेज का कनेक्शन है वो भी सुधरा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से केवल हम कहते थे, अब वास्तविक रूप में लोग अभिन्न अंग होने का मतलब क्या है उसका अनुभव 2019 के बाद करते हैं। मुझे लगता है ये आंकड़े जो है उसी का परिचायक है। एक सर बहुत ही संक्षेप में, कुछ लोगों का सर ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकली डिग्रेड कर दिया गया है, उसको स्टेटस छीन लिया गया है, यूटी का दर्जा दे दिया गया है। इस पे प्रतिक्रिया आपकी बहुत ही संक्षेप। देखिए, सरकार ने जैसे कहा है वहां पे अभी डिलिमिटेशन की प्रोसेस पूरी हुई है, वहां के नए जो विधानसभा के क्षेत्र है वो बनाए गए हैं। ये डिग्रेड करने का मामला नहीं है, ये राष्ट्र की एक अब विषय बचा हुआ है, वो का बचा हुआ है, और इसलिए सरकार ने 24 सीटें वहां की जो है उनको भी आरक्षित रखा है। तो मुझे नहीं लगता भारत के संविधान ने ही यह प्रावधान किया है कि राज्य की बॉर्डर्स निश्चित करना ये केंद्र का अधिकार है। तो डिग्रेडेशन कहाँ है? उनको लोगों को ये योजनाएं पहुंचाने के लिए राज्य की व्यवस्था है, राज्य के व्यवस्थाएं कोई अधिकार थोड़ी है। तो वो यूनियन टेरिटरी रहे या राज्य बने, आने वाले समय में शायद फिर से राज्य रिस्टोर होगा। बिल्कुल। और सरकार ने कहा भी है कि जब स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तो हम वहां पे चुनाव भी कराएंगे, और गृह मंत्री ने कहा भी था सदन में कि हम उसको वापस जो स्टेटहुड है उसका दर्जा हम दिलाने का काम करेंगे। सर इतना ही समय हमारे पास। प्रफुल्ल सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे और कहेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन, हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आज के द्वारा जो फैसला आया है उसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना
चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं। और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के स्थानीय लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आ रहा हूँ। मैं तकरीबन 25-30 मिनट जैम में फंसा था बारामूला में और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी मतलब सख्ती नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से या हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें उनकी तरफ से। हालात सामान्य है, नॉर्मल है। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई। तो आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 370 से पहले तो यहाँ पे तो टूरिज्म का उतना फ्लो था नहीं। तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो टूरिज्म में भी बहुत बूस्ट हुआ। तो बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, डेवलपमेंट भी बहुत हुई और जो बेरोजगारी है वो भी ख़त्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन बेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। हम बहुत खुश हैं कि इससे जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। और वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के उपाध्यक्ष सूफी यूसुफ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में वर्षों से चला रहा विवाद अब खत्म हो जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के सरपंच मोहम्मद मकबूल गनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी लोगों को आदर करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य के लोगों के हित में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सबको पालन करना चाहिए और आदर करना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई यहाँ जो हमारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा है, न्यायपालिका हमारा इदारा है, बहुत सबसे बड़ा है। और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ इलेक्शन होने चाहिए और तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड वापस देना चाहिए, हमारी भी यही डिमांड थी। पिछले कई महीनों से, कई सालों से हम बोल रहे थे कि यहाँ स्टेटहुड को वापस मिलना चाहिए और यहाँ पॉलिटिकल सेटअप के बगैर जम्मू कश्मीर के लोग अधूरे हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी है, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यहाँ जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है या आगे भी होगा, ये मुल्क के हित के लिए होगा।